नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी दुबे, विषय विशेषज्ञ हिंदी, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश से। तो आज कक्षा 10 में हम हिंदी विषय में वन लाइनर सामग्री के साथ पुनः आपके साथ हैं और आज की सामग्री होगी कृतिका भाग 2 पर आधारित। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, यह जो विषय वस्तु आपको आगे बताई जा रही है, प्रस्तुत विषय वस्तु पाठ पर आधारित है और इस विषय वस्तु को याद रखकर और स्मरण में रखकर आप इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंकों के प्रश्न हल कर पाएंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, ये वन लाइनर आपके पास पहुंचा हुआ है और इसमें से आप इस सामग्री को पढ़ भी सकते हैं और इस कक्षा के माध्यम से उसे सुन भी सकते हैं। तो आप पढ़ेंगे, सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपको यह बातें, यह पाठ्यवस्तु स्मरण में रहेगी। जैसा कि मैंने कहा, हम कृतिका भाग 2 पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपका जो पाठ्यवस्तु है कृतिका भाग 2, उसमें 3 पाठ लगे हुए हैं। वो है माता का अंचल, शिव पूजन सहाय उसके लेखक है, विधा है कहानी, और आपने यह जुलाई माह में पढ़ा होगा। साना साना हाथ जोड़, ये मधु काकरिया इसकी लेखिका है। यात्रा वृत्तांत है, अर्थात विधा है यात्रा वृत्तांत, और यह सितंबर माह में आप इसे पढ़ चुके हैं। मैं क्यों लिखता हूं, यह पाठ है, अज्ञेय का है और निबंध विधा में है और इसको आपको नवंबर माह में पढ़ना था। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम यह देख लेते हैं कि कृतिका भाग 2 से आपके प्रश्न पत्र में कितने अंकों के प्रश्न आने वाले हैं। तो इसे आप स्मरण में रखिएगा कि ये जो वन लाइनर सामग्री आपके साथ साझा की जा रही है, इससे संबंध इसको पढ़कर और आप 6 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कुल आवंटित अंक कितने हैं, कुल 8 अंक के प्रश्न आपको आएंगे प्रश्न पत्र में, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 6 अंकों के, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 2 अंक के। तो 6 वस्तुनिष्ठ और 2 लघु उत्तरीय। इस प्रकार से कितने अंक हुए, 8 अंक। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पहला पाठ लेते हैं, माता का अंचल। यह किसने लिखा है, पहले ही आपको बताया जा चुका है, शिव पूजन सहाय ने। तो शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ, वो हुआ उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में। कौन सा भोजपुर, बिहार का भोजपुर, ये ध्यान रखिएगा। शिव पूजन सहाय का बचपन का नाम क्या था, भोलानाथ था। ठीक है, तो शिव पूजन सहाय का बचपन का नाम था भोलानाथ। शिव पूजन रचनावली 4 खंडों में, कितने खंडों में, 4 खंडों में संपूर्ण रचनाएं इनकी प्रकाशित हैं। देहाती दुनिया एक उपन्यास है जिसके लेखक शिव पूजन सहाय। भोलानाथ का असल नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ, जो कि यह प्रश्न 2022 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अमनिया, अमनिया एक शब्द आया है और अमनिया शब्द का अर्थ होता है साफ करना। ठीक है, तो सांप के निकलने पर डर कर भागे भोलानाथ किसके अंचल में छुप गए, तो वो छुप गए मैया के अंचल में। ठीक है, पाठ का नाम भी है माता का अंचल। भोलानाथ ने अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल गए। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे, क्योंकि बालकों का सहज स्वभाव होता है कि वे साथियों की शरारत और मस्ती देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। आपको भी याद होगा, आप जब और छोटे थे तब आप बाकी सब चीजें अपने साथियों के साथ भूल ही जाते हैं। भोलानाथ के पिता उन्हें फूल के कटोरे में गोरस और भात खिलाते थे। माता का अंचल जो पाठ है, उस पाठ में 2 लड़के मिलकर मोट खींचते हैं। यह आपने पढ़ा होगा। स्मरण में रखने वाले तथ्य हैं। इन तथ्यों को पढ़कर स्मरण में रखकर आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। वो किसी भी प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, चाहे वो रिक्त स्थान हो, चाहे सही विकल्प हो, सही जोड़ी हो, एक वाक्य में उत्तर हो, या 2 अंक का लघु उत्तरीय प्रश्न हो, या फिर सत्य और असत्य हो। तो आपको करना क्या है, यह सामग्री
विषय वस्तु याद रखना है। भोलानाथ के पिता किसके भक्त थे? शिव जी के भक्त थे। माता का अंचल पाठ में बाबूजी सुबह सुबह क्या किया करते थे? तो वो सुबह सुबह रामायण का पाठ करते थे। शिव पूजन सहाय मुख्यतः कौन है? वो मुख्यतः गद्य के लेखक हैं, जैसा कि यहाँ पर है। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर भभूत का तिलक लगाते थे। भोलानाथ और उनके पिताजी कभी कभी कुश्ती भी आपस में लड़ते थे। भोलानाथ और उनके साथी चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। ये पाठ में दिया गया है। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। पाठ में कहा गया है कि लड़के हो या फिर बंदर, पीर पराई नहीं जानते। भोलानाथ के पिता राम नामा बही, एक उनके पास पुस्तक हुआ करती थी जिसका नाम था राम नामा बही। उसमें वो 1000 बार राम नाम लिखते थे। भोलानाथ के पिता क्या करते थे? आटे की 500 गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाया करते थे। बरखा के बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। विपदा के समय भोलानाथ मैया के अंचल में जाकर छिप जाते थे। भोलानाथ अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहकर बुलाते थे। ठीक है, तो यह जानकारी आपको ध्यान रखनी है। बचपन में भोलानाथ का अधिकांश समय अपने पिता के सानिध्य में ही गुजरता था। भोलानाथ और उनके हम उम्र जो बच्चे थे वो चबूतरे के एक कोने को नाटक घर बना देते थे और उस पर नाटक किया करते थे। भोलानाथ के बाबूजी की नहाने वाली जो चौकी थी जिस पर उनके बाबूजी बैठकर नहाते थे, उसको वो बच्चे मिलकर रंगमंच बना लिया करते थे। और भोलानाथ और उनके साथी टूटी जो चूहेदानी थी उससे पालकी बना लेते थे। जो बचपन होता है उस बचपन में हम कितने कबाड़ से जुगाड़ बहुत करते हैं ना, टूटी फूटी चीजों से कुछ भी बना लेते हैं और उससे अपना काम चला लेते हैं। तो वही दिखाया गया है कि भोलानाथ जो थे और उनके साथी बच्चे थे वो क्या करते थे? तरह तरह की चीजों से अपना काम बना लेते थे। आम से उगते हुए पौधे को अमोला कहते हैं। तो अमोला किसको कहते हैं? आम के उगते हुए पौधे को अमोला कहते हैं। मकई के खेत में क्या हो रहा था? मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चर रहा था। भोलानाथ जैसे बच्चों को वस्तुएं सुलभता से व बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती हैं, परंतु आज के बच्चों की खेल सामग्री मूल्य खर्च करने पर ही प्राप्त होती है। तो यह एक प्रेरणा दी गई है कि पहले के समय में बच्चे अपने घर की छोटी छोटी दूसरी सामग्रियों से ही अपने खेल खिलौने बना लिया करते थे और उनसे खेल लिया करते थे। जबकि आज के समय में क्या होता है? आज के समय में बच्चों को बहुत महंगे महंगे खिलौने चाहिए और वो तब उन्हीं खिलौनों से खेलते हैं। लेकिन यह बात हमें प्रेरणा देने वाली है कि हम बच्चों को या आप बच्चे भी यहाँ वहाँ की छोटी छोटी सामग्रियों से अपनी व्यवस्था करके और खेल सामग्री का निर्माण कर सकते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो क्या है? लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु। अब हम अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं जो है साना साना हाथ जोड़े। सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? गंगटोक है। साना साना हाथ जोड़ी में हिमालय यात्रा का वर्णन है, क्योंकि ये यात्रा वृत्तांत है तो हिमालय यात्रा का वर्णन है। गैंगटोक और जिसे गंगटोक कहते हैं, तो गैंगटोक का अर्थ है पहाड़। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथों से प्रार्थना करना। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा। गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? यूमथांग है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। लेखिका, अब इस पाठ की लेखिका कौन है? तो वो है मधु काकरिया, और मधु काकरिया ने ये यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। तो मधु काकरिया के ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? जितेन नार्गे।
बुद्धिस्ट वहां पर जब उन्होंने देखा यात्रा के दौरान जो उन्होंने जो कुछ भी देखा उसका वर्णन यहाँ पर है। तो उन्होंने देखा कि बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती थी। नए कार्य की शुरुआत करने के लिए रंगीन पताकाएं लगा दी जाती थी। तो ये वहां का प्रचलन था कि जब बुद्धिस्ट की मृत्यु होती थी तो क्या होता था, 108 सफेद पताकाएं, श्वेत पताकाएं लहरा दी जाती थी, और कोई नया कार्य, शुभ कार्य शुरू होता था तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती थी। कवि लॉन्ग स्टॉक ये जगह का नाम है, स्थान का नाम है, कवि लॉन्ग स्टॉक, ये याद रखिएगा। यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, प्रेयर व्हील होता है, उसको घुमाने से वहां ऐसा माना जाता है कि जब प्रेयर व्हील को घुमाया जाता है तो सारे पाप धुल जाते हैं, और इसे प्रेयर व्हील को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र भी कहा जाता है। सिलीगुड़ी से हमारे साथ थी तिस्ता नदी। हमारे साथ अर्थात ये वाक्य किसका था, ये वाक्य या ये कथन था किसका, लेखिका मधु काकरिया का। तो मधु काकरिया बता रही हैं कि जब वो सिलीगुड़ी से आगे बढ़ी तो उनके साथ साथ कौन सी नदी बह रही थी, वो नदी बह रही थी तिस्ता नदी। शिखर से गिरता वाटरफॉल 7 सिस्टर्स वाटरफॉल के नाम से जाना जाता था। लेखिका ने गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। क्यों? क्योंकि वहां बहुत मेहनती लोग रहते हैं, बहुत मेहनत से अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो इसीलिए लेखिका ने उस जगह को एक नाम दे दिया, अपने शब्दों में क्या कहा, मेहनतकश बादशाहों का शहर। मणि ने पहाड़ी कुत्तों की विशेषता बताई है कि ये केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। अर्थात पहाड़ी कुत्तों की विशेषता होती है कि जब चांदनी रात होती है तभी वो भौंकते हैं, ऐसा इस पाठ में मणि के द्वारा बताया गया है। जितेन कौन, मधु काकरिया अर्थात लेखिका के ड्राइवर कम गाइड। तो जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का नाम क्या बताया था, खेदुम बताया था। तो इससे आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, आपसे हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए कि खेदुम क्या है। तो खेदुम क्या है, देवी देवताओं के निवास का स्थान। लेखिका मधु काकरिया ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना के बोल किससे सीखे थे, वो एक नेपाली बच्ची से सीखे थे, नेपाली युवती से सीखे थे। ठीक है, जो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी और जिस प्रार्थना के नाम बोल थे साना साना हाथ जोड़ी, इस तरह से उन्होंने वो प्रार्थना युवती से सीखी। पहाड़ी इलाके का जीवन कैसा होता है, बहुत कठिन और कठोर होता है, क्योंकि वहां आम जीवन मतलब दैनिक जीवन यापन के लिए जो सुविधाएं इकट्ठी करनी होती है, उन सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है उन लोगों को। ठीक है, चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियां बोकू, ठीक है, ये शब्द याद रखिएगा, वोकू, जो कि सिक्किमी परिधान है, पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। ठीक है, लायुंग में लेखिका तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में ठहरी थी। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन क्या था, पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड। तो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है कटाओ को, ये ध्यान में रखिएगा। कटाओ कहां पर है, कटाओ लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था। ठीक है, मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था। अब मिल्टन कौन, मिल्टन है अंग्रेजी साहित्य के एक साहित्यकार, जॉन मिल्टन। तो मिल्टन ने सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। अर्थात वहां पर इतनी सुंदरता थी कि कोई भी शैतान से शैतान व्यक्ति हो तो भी वो अमंगल करने की बात भूलकर और वहां के आबो हवा में खो जाता था। फेरी फेटुला, फेरी फेटुला का अर्थ होता है फिर मिलेंगे। ठीक है,
मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। ये पंक्ति यहाँ पर आई है, इसे ध्यान में रखिएगा। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग वहां इतना फला फूला नहीं था। तो ये कब फला फूला? उसके बाद। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। कटाव में जब बर्फ से पहाड़ ढके हुए थे तो वो उन पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे कि कोई चांदी, कोई धवल चांदी उन पर फहरी लगी हुई है और वो चांदी की तरह चमकते थे। पर्वतीय सुंदरता क्या करती है? पर्वतीय सुंदरता मन को मोह लेती है। सिक्किम के लोगों का विश्वास है कि गंदगी फैलाने से मृत्यु हो जाती है। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम इस बहाने से अगर स्वच्छता का पाठ लोगों को पढ़ाया जाए तो यह कितना उचित होगा। वाकई गंदगी फैलाने से जैसा वो मानते हैं कि मृत्यु हो जाती है, अगर हम देखें तो हम गंदगी फैलाएंगे, फिर बीमारियां होंगी, तो फिर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस बात से हमें निश्चित तौर पर प्रेरणा लेना चाहिए बच्चों। कटाव से आगे बढ़ने पर लेखिका को इक्की दुक्की फौजी छावनियां दिखाई दी थी। कटाव जाने का मार्ग कैसा था? बड़ा दुर्गम था, अर्थात कठिन था। हिमपात का आनंद लेने के लिए की आशा से लेखिका लाचुंग पहुंची। अब ये जो नाम है वहां के थोड़े से कठिन है बच्चों, इनको याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये नाम थोड़ा सा आप याद रखिएगा ताकि आपको कोई प्रश्न आए तो आप उन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएं और आप भ्रमित भी ना हो। रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु काकरिया के मन में सम्मोहन जगा रही थी। लायुंग की सुबह कैसी थी? बेहद शांत और सुरम्य थी। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने यूमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया। तो ये नाम याद रखेंगे, भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता। खेडूम का एरिया लगभग कितने किलोमीटर का था? तो 1 किलोमीटर का था। रकम रकम का अर्थ है तरह तरह, ठीक है। कवि लोंग स्टॉक में तिब्बत के 30 खे बमसन ने लेपचाओ के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये नाम बहुत कठिन है, मुझे लग रहा है कि आप, लेकिन फिर भी आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और इनको याद कर लेंगे। कवि लॉन्ग स्टॉक में एक पत्थर स्मारक के रूप में है और यह स्मारक पत्थर सिक्किम की स्थानीय जातियों के बीच झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआत स्थल है, ठीक है। डोको का अर्थ क्या है? बड़ी सी टोकरी। पहाड़ों पर रास्ता बनाना बड़ा दुसाध्य कार्य है, बिल्कुल। लेखिका ने एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में पीठ पर बच्चे को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियों को देखा था। पीठ पर कपड़े की थैली बांधकर और फिर वो उनमें बच्चों को रखकर और ऐसे उनका लालन पालन करते हुए अपना कार्य निपटाती थी। गंतोक क्या है? एक पर्वतीय स्थल है, पहले से आपको बता दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ की स्थितियां बड़ी कठिन और दुर्गम हैं। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। यहाँ पर यहाँ के लोग मेहनत से घबराते नहीं थे, इसीलिए तो यहाँ को नाम दिया गया था लेखिका के द्वारा, मेहनतकश बादशाहों का शहर। अब हम अगले भाग पर आते हैं। हमारा अगला और अंतिम पाठ जो कृतिका भाग 2 से है और तीसरा पाठ है वो है मैं क्यों लिखता हूँ। इसके लेखक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। तो बच्चों, कई बार आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था। तो आप इस नाम को, थोड़ा सा कठिन है मगर याद रखिएगा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। और यह विधा है निबंध, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था, ठीक है।
क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञेय को जेल भी जाना पड़ा था। अज्ञेय द्वारा संपादित है तार सप्तक, अर्थात तार सप्तक साहित्य के क्षेत्र में प्रकाशित हुआ और ये फिर आगामी 4 भाग इसके निकले। तो पहला जो था उसका नाम था तार सप्तक था और इसमें प्रत्येक सप्तक में 7-7 कवि हुआ करते थे। तो जो पहला सप्तक था उसका नाम था तार सप्तक और इसके संपादक थे अज्ञेय जी। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। रचनाकार की भीतरी व्यवस्था ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है, अर्थात यहाँ का लेखक ने कहा है भीतरी व्यवस्था, अर्थात लिखने के लिए उसकी भावनाएं उसे प्रेरित करती हैं, उसके मन का जो उद्वेलन है, जो उतार चढ़ाव है, वो उसे लिखने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करती है तब रचना बनती है। बिल्कुल, जब हम किसी बात को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं और जब वह देखी सुनी महसूस की हुई बात अनुभूति की बात बन जाती है तब ही कोई रचना बन पाती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, ऐसा लेखक का मानना है। मैं क्यों लिखता हूं, यह प्रश्न बड़ा कठिन है। लिखकर ही लेखक उसकी अभ्यांतर व्यवस्था को पहचानता है। यह सब पूरी सामग्री पाठ पर आधारित है बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा। उन्मेष एक शब्द आया है तो उन्मेष का अर्थ होता है प्रकाश, दीप्ति। लेखक अज्ञेय जो थे वो विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे हैं और हिरोशिमा में जो अणु बम गिरा था उसके बारे में ही यहाँ लेखक ने लिखा हुआ है। तो हिरोशिमा में क्या गिरा था, अणु बम गिरा था। सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे। अज्ञेय ने हिरोशिमा के अस्पताल में देखा कि रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों तक कष्ट पा रहे हैं। हिरोशिमा में एक बार अणु बम से हमला हुआ और उसके बाद कई वर्षों तक जो रेडियम उससे निकला, उन अणु बमों से, उन अणु बमों के कारण, उनसे निकले हुए रेडियम के कारण लोग कई वर्षों तक कष्ट पा रहे थे। लेखक अज्ञेय ने घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर लंबी उजली सी छाया है। लेखक ने हिरोशिमा नामक कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी। सन 1959 में अरियो करुणा प्रभा में काव्य संग्रह में अज्ञेय की हिरोशिमा कविता प्रकाशित हुई। तो यहाँ ध्यान में रखना है कि अज्ञेय की जो हिरोशिमा कविता है वो कहाँ पर प्रकाशित हुई थी, अरियो करुणा प्रभा में। ठीक है। लेखन में कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व है। निश्चित तौर पर लेखक जो लिखते हैं वो उसमें उनके स्वयं का स्वभाव और आत्मानुशासन झलकता ही है। अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता भारत लौटकर लिखी, अर्थात ट्रेन में लिखी थी ऐसा माना जाता है। तो भारत लौटने पर उन्होंने ट्रेन में लिखी। हिरोशिमा जापान में है और अज्ञेय ने एटम बम को मानव निर्मित सूरज कहा है। जैसे सूरज, प्रकृति निर्मित जो सूरज है वो अगर अपनी पूरी तपिश हमको पहुंचा दे तो क्या होगा, कोई नहीं बचेगा। ठीक वैसे ही अज्ञेय ने जो अणु बम है उसको क्या माना है कि मानव ने एक स्वयं के लिए एक सूरज तैयार कर लिया है जिसका गलत उपयोग हमेशा मनुष्य प्रजाति के लिए घातक ही सिद्ध होगा। जापान यात्रा के दौरान जब लेखक अज्ञेय ने पत्थर में मानव की उजली छाया देखी तब अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोगता महसूस किया। लेखक अज्ञेय कभी बाहरी दबाव के कारण, कभी भीतरी व्यवस्था के कारण, कभी संपादकों के आग्रह से, तो कभी प्रकाशकों के कारण, कभी आर्थिक आवश्यकता के कारण लिखते रहे। तो जब कवि या लेखक ये प्रश्न करता है कि मैं क्यों लिखता हूं, तो उन्होंने वर्णन किया है कि इस कारण से मैं लिखता हूं। हिरोशिमा पर अणु बम कब गिरा था, वो गिरा था 6 अगस्त 1945 को। तो अणु बम फेंका गया हिरोशिमा पर 1945 में और तारीख थी 6 अगस्त, जो एक काला दिन माना जाता है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मैं डॉक्टर मीनाक्षी दुबे आपके साथ मैंने ये जो चर्चा की, मेरा एक विशेष निवेदन है आपसे, और आपको आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी मैं देती हूँ। लेकिन बच्चों, आपको यह ध्यान में रखना है कि आपके पास जो वन लाइनर सामग्री पहुंची है उसका आप स्वयं अध्ययन करें, उसको मस्तिष्क में रखें, उसको याद रखें, स्मरण में रखें। और यहाँ से जो वीडियो भेजे जा रहे हैं, ये जो कक्षा आपकी जैसे आज ली गई है, इस कक्षा में जो सामग्री आपके साथ साझा की जा रही है, इस सामग्री को आप देखें भी और अपने वन लाइनर में से पढ़ें भी। क्योंकि प्यारे बच्चों, अब बोर्ड परीक्षा आपके बहुत समीप है और आपको अपनी तैयारी में जुट जाना है। तो जुट जाइए अपनी तैयारी में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद।